everyone. So, our today's session is about cardiac health and it will be taken by Dr. Karishma Silwal. Ma'am, are you ready? You shall continue. Over to you. Good evening, everyone. Am I audible and visible? Yes, ma'am. Good evening. This is Dr. Karishma Silwal, BNOS graduate from Sant Hidaram Medical College of Naturopathy and Yogic Science. As may Uh, Ma'am, you are not audible. am I audible now? Yes. Good evening, everyone. My name is Karishma Silwal, BNOS graduate from Sant Hidaram Medical College of Naturopathy and Yogic Science. My topic is cardiac health. Okay, तो यहाँ पर most of the participants student है, तो मैं थोड़ा सा basic से जाऊंगी, है ना? तो बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप चैट बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं. आई विल आंसर लास्ट में, फिर मैं उसको आंसर करूंगी. ओके, सो आज मैं डील करूंगी व्हाट इज कार्डियक हेल्थ, व्हाई कार्डियक हेल्थ and how cardiac health. Okay, so I'm going to share with the cardiac health. Okay, so let me start with the introduction. Human cardiovascular system. So cardiovascular system is actually the closed tubular system. Cardiovascular system is actually the closed tubular system that consists of blood and blood vessels. Okay, so closed tubular system hai, and the function is to pump heart. Basically the function is to pump oxygenated blood and nutrients to various body parts, and wahan se back nutrients and metabolic waste ko वापस heart में लेके आना. Okay, that is the function of our cardiovascular system in short. So आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया? ओके, क्योंकि cardiovascular death is the number one cause of death globally. Okay, out of 100%, 31% death क्यों होता है? Because of cardiovascular accidents, cerebrovascular accidents. Okay, so 17 point, this is the report of 2016, 17.9 million people died of cerebrovascular diseases. Okay, उसमें भी mostly it is coronary heart disease and stroke. Okay, so over 3/4 of death takes place in low and middle income countries, है ना? पहले ऐसा था कि ये developed countries का ये वैसे लाइफस्टाइल जिसका अच्छा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता था. लेकिन अभी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज का कर्व डाउन जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स उसमें ये कर्व क्या हो रहा है? पीक हो रहा है. ओके, एंड Participants, please wait. I guess ma'am is having some connectivity issues, so she'll be back.
इसका एक मैकेनिज्म है, सो आई विल लाइक टू एक्सप्लेन दैट. Okay, so this is normal blood vessel wall. Okay, this is intima, this is media, tunica media, and this is externa. Okay, this is healthy blood vessel wall. अगर किसी भी रीजन से, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकती है जो ये जो सेल्स है, इंडोथेलियल सेल्स है ब्लड वेसल्स के, वहाँ के लेवल में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करके और वेसल्स का ये जो सेल्स के बीच के जंक्शन है उसमें चेंजेस और उसका परमिएबिलिटी में चेंजेस कराएगा, है ना. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है, जैसे कि नंबर 1 फैक्टर इज हाइपरलिपिडेमिया, इंक्रीज इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. ओके, या तो बहुत टाइम से बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन है. ओके, या तो स्मोकिंग, या तो टोबैको, या तो स्ट्रेस. किसी भी रीजन से अगर ये जो नॉर्मल इंडोथेलियल लाइनिंग में डिस्टर्बेंस हुई, उसके वजह से उसका वेसल वॉल का परमिएबिलिटी क्या होगा, परमिएबिलिटी डिस्टर्ब होगा, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगा. उसके बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जितने भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर माइग्रेट होगा इंटीमल लाइनिंग के अंदर. एंड एलडीएल जब ऑक्सीडाइज होता है, दैट ऑक्सीडाइज एलडीएल रिलीज सो मेनी कीमोकाइंस मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, फिर ये मैक्रोफेजेस ये जो सेल्स है उसको वहां पर अट्रैक्ट करेगा, है ना. फिर 4th स्टेज में जाके जो ये मैक्रोफेज होता है वो इनगल्फ करना स्टार्ट कर देता है, वो खाना स्टार्ट कर देता है, ये सारे जो लिपिड है, ऑक्सीडाइज एलडीएल है, उसको इनगल्फ करना स्टार्ट करता है. फिर जब इसके पास ये जो फोम सेल्स मतलब ये मैक्रोफेज के पास बहुत सारे जो ये फैट डिपॉजिट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोम सेल्स. ओके, तो इस टाइम में थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल्स में फैटी स्ट्रिक्स देखना स्टार्ट होता है, उसको एक लाइनिंग फैट का, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज फैटी स्ट्रिक्स. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर it converts into well developed atheromatous plaque. तो atheromatous plaque मतलब उसमें बीच में लिपिड का डेवरीज होता है which is surrounded by foam cells and smooth muscle cells of blood vessel, है ना. फिर उसको ऐसे कवर करके अगर ये प्रोसेस इंक्रीज होता होता गया तो फिर अगर उसने ब्लड वेसल्स को कवर कर दिया तो इट लीड्स टू स्कीमिया. मतलब जिस पार्ट का ब्लड वेसल्स में ये प्रोसेस हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसको हम स्कीमिया बोलते हैं. ओके, तो ये और स्टडीज ये बोलता है कि यहाँ तक इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एथ्रोमेटस प्लेक ये बढ़ने में बहुत टाइम लगता है. प्रॉब्लम कब है, जब ये रप्चर होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना. तो ये ब्लड वेसल्स में जैसे आगे के डायग्राम में था, अगर ये जो प्लाक है ये अगर रप्चर हो गई तो फिर वहां पर प्लेटलेट्स एग्रीगेट जब होगा तो फिर वो क्या करता है, ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अटैक्स, हार्ट अटैक्स, है ना, तो वो लीड करता है इसके वजह से. ओके, तो दैट इज बेसिक पैथोजेनेसिस के कैसे होता है कार्डियोवैस्कुलर कोरोनरी हार्ट डिजीज. तो अगर ये हार्ट के ब्लड वेसल्स में हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो सबसे ज्यादा कॉमन है अभी. ओके, तो अगर वो कहीं और भी हो रहा है, जैसे कि ब्रेन में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्कीमिक स्ट्रोक, है ना. ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर यही सेम एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हुआ है, या तो प्लाक जो है वो रप्चर हो गया जैसे कि स्ट्रेस की वजह से, बीपी ज्यादा हो गया था, किसी भी रीजन से, है ना, वो जो एथेरोमेटस प्लाक है वो अगर रप्चर हो गई है तो फिर वहां पर वो प्लेटलेट एग्रीगेट होगा, फिर वो पर्टिकुलर एरिया का ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है, दैट लीड्स टू स्कीमिया एंड देन इन्फ्रैक्शन, है ना. तो अगर वो ब्रेन में सेम प्रोसेस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज स्कीमिक स्ट्रोक. हार्ट में हो रहा है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज, आल्सो कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. एंड अगर पेरिफेरी के पैर के ब्लड वेसल्स में हो रहा है तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. अगर किडनी में हो रहा है तो स्कीमिक किडनी डिजीज. ओके, तो ऐसे कहीं पर भी हो सकता है. इसमें अगर इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में हो रहा है तो स्कीमिक बाउल डिजीज. तो कहीं पर भी हो सकता है ये प्रोसेस. ओके, अब वाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इतना ज्यादा नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्यों है ना. तो सबसे फर्स्ट फैक्टर है बिहेवियर. ओके, इन डिसिप्लिन इन लाइफ, है ना, क्योंकि हमको पता हमारा जो रेगुलरिटी है कि कब उठना है ना, कब खाना है और कब सोना है, कब काम करना है, कब रेस्ट करना है. ओके, उसमें और क्या खाना है. ओके, तो
जो डेली लाइफस्टाइल में अगर इनडिसिप्लिन हुआ तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर. ओके, second factor is diet, of course. Diet high in trans fat and high sugars, जिसके वजह से cardiovascular disease ज़्यादा. Okay, third is physical inactivity एंड सेंट्रल ओबेसिटी. ओके, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो किया है, सेंट्रल ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज इन टर्न एसोसिएटेड विथ इन्फ्लेमेशन इन द ब्लड वेसल लाइनिंग. जितना बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज इंडोथेलियल लाइन जो होता है ब्लड वेसल्स का, वहां पर जाके इन्फ्लेमेशन करवाता है. तो इन्फ्लेमेशन सबसे मेन स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट होती है? एथेरोस्क्लेरोसिस होना इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती है. ओके, स्मोकिंग अगेन ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में जाके डैमेज करना, इन्फ्लेमेशन करना. ओके, एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. ओके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज द बैड कोलेस्ट्रॉल. अगर वो ब्लड में एलिवेटेड है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत टाइम तक ब्लड में रहता है. ओके, तो वो लंबे टाइम तक ब्लड में रहेगा और ऑक्सीडाइज होगा. एंड ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो फ्री है रेडिकल, तो वो जाके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा. ओके, एंड टाइप ए पर्सनालिटी, मतलब जिनको हमेशा जो जल्दी जल्दी में रहते हैं कि हाँ अभी करना ही काम, अभी अभी खत्म करना है ना, कल तक नहीं रुकना है. तो ऐसे जो हमेशा हरी में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस ज्यादा दिखा है. ओके, एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक स्टेट है, ओके, जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ओके, एंड हाई एलिवेटेड ब्लड शुगर एंड इंक्रीज बॉडी पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लेवल बॉडी में ज्यादा है ना. तो ऐसा कंडीशन एंड सेंट्रल ओबेसिटी, ये सबको मिला के हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लीड टू डायबिटीज, में लीड टू हाइपरटेंशन, में लीड टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, में लीड टू स्ट्रोक, है ना. तो सबके लिए रिस्क फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम. बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना, जितने ज्यादा बॉडी में फ्री रेडिकल्स होगा, फ्री रेडिकल्स जाके वो अनस्टेबल होता है, तो वो ब्लड वेसल्स में जाके डैमेज करना, मतलब कोई भी सेल मेम्ब्रेन में जाके उस सेल को डैमेज कर देगा. ओके, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स मैंने बोल चुकी हूँ. अल्कोहल इनटेक, टोबैको, ओके, एंड मेंटल स्ट्रेस. ओके, तो दीज आर द कॉज. तो मैंने जो सब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कैसे कैसे ये जो नॉर्मल इतना हेल्दी इंडोथेलियम कैसे डैमेज होती है, या तो कैसे स्टार्ट होती है. तो इतने सारे जो मैंने अभी फैक्टर्स बताया वो सब है ना. नॉट हमको ऐसा हमारा परसेप्शन होता है कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल वो भी एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक सिंगल फैक्टर है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट लीड टू डैमेज ऑफ दिस endothelium lining of blood vessel. Okay. सब पढ़ाते हैं. ओके, तो कोलेस्ट्रॉल का रेप्यूटेशन बहुत खराब है हार्ट डिजीज में, कि कोलेस्ट्रॉल के वजह से हार्ट डिजीज होता है. इज दिस ट्रू? तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल इतना खराब होता है. ओके, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा बॉडी फंक्शंस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इतने सारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स होता है, सबके सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रॉल. ओके, कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल सॉल्ट्स बनती है. विटामिन डी जो हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल होती है, जब उसमें यूवी लाइट पड़ता है तो उसमें यूवी लाइट जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो कन्वर्ट होती है विटामिन डी में. तो कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी. ओके, ऐसे ही बहुत सारे हार्मोन्स होती है, टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रोजेन एंड कॉर्टिसोल. ओके, तो ये सारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से बनता है. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली इज नॉट बैड, एंड मॉडरेशन करना सब चीज का वो सोल्यूशन है ना. ओवरडू करेंगे किसी भी चीज का तो ऑफ कोर्स हार्म करेगा. ओके, तो खराब होती है. देयर आर 2 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, एक्चुअली देयर. ओके, तो उसमें से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर एलिवेटेड है तो वो रिस्क फैक्टर है.
ओके तो बिकॉज क्यों बोला मैंने, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल स्टेज इन ब्लड फॉर लॉन्ग, मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड बिगिंस टू डिपोजिट इन कार्डियक वेसल वॉल। ओके एंडोथेलियम में जाके डिपोजिट होना स्टार्ट करता है, मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है। इसीलिए एलिवेटेड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बैड, बट ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट आवर एनिमी। ओके तो एक पेपर है, एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस विथ हाई प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज एंड, सो कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट है सेंट्रल ओबेसिटी, है ना, सेंट्रल ओबेसिटी, एंड उसके वजह से सेंट्रल ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आर रिलेटेड, है ना। अगर ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का जो चांसेस है उसको 100 टाइम से बढ़ाता है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा कल्प्रिट है कोलेस्ट्रॉल के कंपैरिजन में। ओके and added sugar in the diet are positively associated with elevated diastolic blood pressure and triglyceride. the sugars के वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क फैक्टर बढ़ता है। ओके और सबसे ज्यादा जो हार्ट पेशेंट्स में यूज होता है ड्रग्स स्टैटिन है। ओके स्टैटिन क्या करता है सेल में जाके, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सारा हमारे बॉडी में 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है। तो ये जो स्टैटिन होती है वो सेल में जाके जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको कम कर देता है ना। तो ठीक है स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल डाउन तो होती है, बट अदर रिस्क फैक्टर, ठीक है कोलेस्ट्रॉल डाउन हो गया, हमने 200 से नीचे लेके आ गए कोलेस्ट्रॉल, गुड, बट व्हाट अबाउट द अदर रिस्क फैक्टर्स, है ना, जिसको हमको एड्रेस करनी है। एक तो हमने एड्रेस कर लिया, बट स्टिल स्टैटिन्स का भी बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, लाइक मसल पेन, लीवर फेलियर एंड लॉस ऑफ लिबिडो। ओके तो आपको ये पेपर रिफर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके सो हमारा एज ए नेचुरोपैथ कैसा होना चाहिए अप्रोच? ओके तो अप्रोच शुड बी होलिस्टिक, स्टार्ट अर्ली फ्रॉम चाइल्डहुड, वी शुड फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन, और जितना टाइम से हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। ओके सो कैसे हमको कहाँ पर जाके काम करना है? रिड्यूसिंग सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन दैट इज हैपनिंग इन द सेल मेम्ब्रेन, जो एंडोथेलियम लाइनिंग में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था उसको कम करना, है ना। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस हो रहा था, या तो जो ब्लड वेसल लाइनिंग में जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा था वहां पर जाके हमको एक्ट करना है। ओके सेकेंड, रिड्यूस एलडीएल ऑक्सीडेशन, है ना। मैंने बोला कि एलडीएल ब्लड में बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो वो जाके कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स के एंटीमा के अंदर जाके डिपॉजिट होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ओके और वो लंबे टाइम तक ब्लड पे भी रहता है। तो आवर एम शुड बी रिड्यूसिंग द एलडीएल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसे करेंगे? बाय फ्लैशिंग एबंडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स इन ब्लड, है ना। ब्लड में बहुत सारा हमको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाना है जिसकी वजह से जो एलडीएल जो फ्री रेडिकल बना रहा था वो प्रोसेस को कम करे, है ना। एलडीएल ऑक्सीडेशन को कम, जितना हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे बॉडी में उतना कम फ्री रेडिकल्स होगा, तो बॉडी में फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी नहीं होगा। ओके तो इसीलिए एलडीएल ऑक्सीडेशन को कम करना है हमको। ओके एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करना है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये बॉडी से टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके आके फिर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो एलडीएल को कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करना है। ओके एंड बिहेवियर चेंज करना है दोनों डॉक्टर्स में भी एंड पेशेंट्स में भी। डॉक्टर्स में कैसे कि डॉक्टर्स को जितना हो सकता है कम मेडिकेशंस देनी है, ऐसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल 250 है आपको स्टैटिन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं। कैसा होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल ओके ऊपर है, आप रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, तो आपको 1 मंथ आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, 1 मंथ आप डाइट फॉलो कीजिए, 1 मंथ आप मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट करके आ जाइए, फिर हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर नहीं हुआ तो फिर मेडिकेशन, और ना मेडिकेशन स्टार्ट मतलब इतना इजीली स्टार्ट नहीं करवाना। ओके एंड डॉक्टर्स को टीच करना है पेशेंट को प्रॉपर लाइफस्टाइल। ओके एंड पेशेंट्स को क्या करना है, पेशेंट को फेथ होना चाहिए अपने डॉक्टर्स पे। ओके
एंड पेशेंट एजुकेशन, मेक पेशेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ। उनको समझाना है कि 80% पेशेंट इफोर्ट होता है और 20% डॉक्टर्स इफोर्ट होता है। ओके, तो अपना हेल्थ के लिए पेशेंट को खुद रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। ओके, एंड ओके, दैट शुड बी द अप्रोच। सो कैसे करेंगे ये सब, कैसे इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, कैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे, है ना, कैसे पेशेंट को एजुकेट करेंगे, और क्या क्या करना है फॉर ऑप्टिमम कार्डियक हेल्थ, है ना, आपका हार्ट ऑप्टिमली मैक्सिमम काम करे और हेल्दी हो, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे। ओके, तो बी हार्ट स्मार्ट। फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर डाइट, है ना, कि हमारा डाइट कैसे होना चाहिए। ओके, the first factor is eat less, calorie restriction. Okay, eat high fiber diet. High fiber diet automatically cholesterol level को down करता है। और प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारा प्लेट में हाफ पोर्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, सैलड्स होनी चाहिए, और हाफ प्लेट बाकी के खाना, है ना, तो ऐसे प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और ईट लेस, है ना, एक टाइम 20 इयर्स तक जब ग्रोथ की जरूरत होती है ना, ग्रोइंग एज होती है, तब तक हमको नॉर्मल कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। 20 इयर्स के बाद जब ग्रोथ कंप्लीट होता है, तो हमको कैलोरीज बस मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है बॉडी के लिए, क्योंकि उसके बाद ग्रोथ हमको इतना नहीं करना होता है। तो उसके बाद हम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पे भी जाएंगे, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, एंड होल ग्रेन्स कंज्यूम करने का कोशिश करना है। ओके, ब्राउन राइस या तो रेड राइस, और कोई भी ग्रेन्स भी ले रहे हैं तो बाहर के कवरिंग के साथ में। ओके, and portion control by incorporating lots and lots of fruits and vegetables. Okay, क्योंकि जब हम पेशेंट्स को या तो खुद को भी जितना ज्यादा रॉ फॉर्म में देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी के जो रिफाइंड फूड है वो कम इनटेक होता है। ओके, सो incorporating lots and lots of fruits and vegetables. Okay, and mindful eating, that is very important. Okay, and reducing consumption of simple carbohydrate and refined grains. Simple carbohydrates like white rice, sugars, cold coffee, ice cream and all. Okay, and refined grains. एंड डाइवर्सिटी होना है बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा हमको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर टोमेटो लिया तो लाइकोपिन, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए डाइट में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होना है। ओके, तो अगर टमाटो लिया तो लाइकोपिन, है ना, कॉलीफ्लावर है तो एंथोसाइनिन्स एंड एंथोजैंथिन्स, एंड ऐसे अलग अलग जितना डाइवर्सिटी हो हमको इतने ज्यादा प्लांट का ये एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलेगा। ओके, जैसे कि बीटा कैरोटीन इन कैरोट्स, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बीटा कैरोटीन। ओके, एंड ग्रीन टी में कैटेकिन, थियोफाइलिन। सो जितना ज्यादा हम डाइवर्सिटी करेंगे डाइट में, तो उतना ज्यादा हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ओके, सो हार्ट के लिए बोला जाता है कि रेनबो कलर्ड के हमको फूड लेने चाहिए, एंड दैट टू सीजनल। ओके, सो रेनबो कलर का मतलब डे टू डे लाइफ में ट्राई करना, या तो पेशेंट्स को भी सजेस्ट करना कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, जितना ज्यादा कलर होगी हमारी प्लेट में, उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा हार्ट को, और हार्ट फिर हैप्पी होगा। ओके, सो फैट, है ना, कि फैट खाना चाहिए कि नहीं, है ना, फैट देना चाहिए पेशेंट को कि नहीं देना चाहिए। ओके, सो आप सबको पता होगा क्योंकि सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कि ओमेगा 2 ओमेगा 6 फैट्स होती है और ओमेगा 3 फैट्स होती है। ओके, तो ओमेगा 6 फैट्स मतलब बेसिकली ये वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, तो ओमेगा 6 भी बॉडी को चाहिए। ओके, तो वो सारे वेजिटेबल ऑयल में मिलता है, लाइक कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, मस्टर्ड ऑयल ऑल्सो, तो उसमें ओमेगा 6 होता है। एंड ओमेगा 6 इज इन्फ्लामेटरी, तो सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन, सम अमाउंट, क्योंकि हमारे बॉडी को सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेशन चाहिए होगा, है ना, तो ओमेगा 6 भी हमको लेना है। ओके, ओमेगा 3 मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी फैट, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट्स में, ओके, फिश में, ये सब ओमेगा 3 फैट, उसमें ओमेगा 3 फैट होती है। ओके, तो ओमेगा 6 इज इन्फ्लामेटरी एंड ओमेगा 3 इज एंटी इन्फ्लामेटरी। ओके, तो हमारा जो डाइट है उसमें
1:1 का बैलेंस होना है जो हम लेते हैं, क्योंकि ओमेगा 6 भी बॉडी में सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिक्वायर्ड, है ना, जैसे कि इकोसैनोइड्स बोलते हैं ओमेगा 6 के डेरिवेटिव्स को। तो सो थोड़ा बहुत जैसे कि ब्लीडिंग होगा तो ब्लड क्लॉटिंग करना है, कहीं पर कोई फॉरेन गया तो फॉरेन मैटर गया तो उसको इन्फ्लेमेशन से हीलिंग तो करना है। ओके, तो सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी। सो 1:1 का रेशियो होना है हमारे डाइट में, ओमेगा 6 टू ओमेगा 3। बट नॉर्मल इंडियन डाइट में कितना है ये रेशियो? 50:1। मतलब हम 1% ऑफ ओमेगा 3 ले रहे हैं तो 50 टाइम्स ज्यादा हम ओमेगा 6 ले रहे हैं। ओके, सो दैट शुड बी करेक्टेड। इतना होना चाहिए रेशियो, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर 1 पार्ट ओमेगा 3 ले रहे हैं और 1 पार्ट ओमेगा 6 ले रहे हैं तो दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा है तो 1:2 एटलीस्ट 1:4, बट नॉट 1:50। ओके, so and also avoid packed and processed food because packed and processed food में endocrine disrupting factors होते हैं जो हमारे hormonal level को disbalance करेगा। Okay, and it causes inflammation again at cellular level। include healthy fats। okay, so ऐसा नहीं है कि fats heart के लिए अच्छा नहीं होता है, fat is very much required for heart, but चॉइस, आपके चॉइस कैसा होना चाहिए? इंक्लूड नट्स, सीड्स, हेल्दी ऑयल्स एंड प्रीफर्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, है ना, क्योंकि रिफाइंड ऑयल और ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, क्योंकि रिफाइनिंग के प्रोसेस में जितना हीट होता है ऑयल उतना वो ट्रांस में कन्वर्ट होता है, एंड ट्रांस इज अगेन इन्फ्लामेटरी एंड कार्सिनोजेनिक। ओके, सो हेल्दी ऑयल को चूज करना है फॉर हार्ट हेल्थ। ओके, एंड अगेन नट्स, सीड्स, ये सब जो है हेल्दी ऑयल वो बॉडी में जाके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अगेन गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो चॉइस इज योर्स। आपको ओमेगा 3 लेना है और मुफाज इज अगेन गुड। मुफाज ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में मुफाज होती है। ओके, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, so they are anti-inflammatory and we should incorporate these oils in our diet। okay, omega 6 and trans fat क्या है? inflammatory है। okay, so आपको चूज करना है। जितना ऑक्सीडाइज हम फैट लेंगे, ऑक्सीडाइज मतलब जितना हम ट्रांस फैट लेंगे उतना एथ्रोजेनेसिस का रिस्क क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, और जितना हम ओमेगा 3 फैट लेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो अगर प्लैक्स बना भी है तो उसको स्टेबल कर देगा, है ना। जो एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लैक जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था उसको ये स्टेबल कर देता है, जो ओमेगा 3 फैट एसिड, तो उसकी वजह से वो रप्चर नहीं होगा, तो डैमेज नहीं होगा, और धीरे धीरे हम उसको रिवर्स भी करवा सकते हैं। ओके, तो ओमेगा 3 इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। दिस प्रूव्स दैट ओमेगा 3 is good for heart health। Second important component is exercise। So why exercise? Because exercise reduces blood pressure। exercise के वजह से blood vessels, जो पेरिफेरी के blood vessels है वो dilate होती है, जिसकी वजह से blood pressure down होगा। plus exercise promotes nitric oxide level in the body, जिसकी वजह से BP, nitric oxide blood vessels को dilate करता है, तो BP down होगा। okay, सेकेंड फैक्टर इज एक्सरसाइज करने से वेट मैनेज होगा और सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होगा, तो रिस्क फैक्टर कम हो गया। ओके, एंड एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी, सो रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओवरऑल एक्सरसाइज इज गुड फॉर ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ओके, हाउ मच, कितना करना चाहिए एक्सरसाइज? तो यूजुअली जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है एटलीस्ट 75 मिनट्स पर वीक, तो अगर हम 1 वीक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 25 मिनट्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, मतलब 3 days कंटिन्यूस 25 मिनट्स, ऐसे अगर हम डेज में डिवाइड करेंगे। अगर हम वीक का ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 75 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी स्वेटिंग एक्सरसाइज होना है। ओके, पर 1 वीक में 75 मिनट्स का होना है, और माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स पर डे, अगर हार्ट को ऑप्टिमल फंक्शन में रखना है या तो अगर कार्डियक हेल्थ मेंटेन करना है तो। ओके,
देयर आर सम आसना जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है. तो फर्स्ट है अर्ध हलासना. तो ये वीनस ड्रेनेज को इम्प्रूव करेगा. जैसे कि आपके पास जितना टाइम हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स है ना, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे अर्ध हलासना, तो वो हार्ट को असिस्ट करेगा वीनस ड्रेनेज के लिए. मतलब जितने भी एक्सेसिव फ्लूइड था उसको वापस ड्रेन करने के लिए इट हेल्प्स. ओके. अनदर asana is salavasana. Okay, it tones up the heart muscles, improves cardiac functions. प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम. ओके. तो ये स्टार्ट करवाना है पेशेंट से. स्टार्टिंग में 9 राउंड से स्टार्ट करना है. यू कैन गो टू 15 20 40 राउंड्स तक भी आप जा सकते हैं. जरूरी नहीं है पद्मासना में बैठ के ही ये करना है. नॉर्मल कहीं पर चेयर में बैठ के या तो कहीं पर भी जब भी उनको टाइम मिले तो फिर ये अनुलोम विलोम प्रैक्टिस वो कर सकते हैं. और अनुलोम विलोम क्यों? क्योंकि इवन 5 minutes of Anulom Vilom reduces heart rate, reduces blood pressure, okay, and reduces stress. Stress body में inflammation, stress बहुत बड़ा कॉज है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करने का, है ना. तो अगर स्ट्रेस भी अगर हम कम करेंगे तो ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा था वो हम प्रोसेस को कम कर सकते हैं. ओके. सो अनुलोम विलोम हेल्प्स. नेक्स्ट वन इज भ्रामरी प्राणायाम. अगेन भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस को कम करेगा. इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ओके, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ऑयल, उसको कम करेगा ब्लड में. ओके. एंड अगेन इम्प्रूव्स कार्डियक हेल्थ. सन बेदिंग, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बट मोस्ट नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट. तो सनबाथ हमको करना है 30 मिनट्स एटलीस्ट पर डे, वो भी प्रॉपरली. और पॉसिबल है तो बैक जो स्पाइन होती है ना उसको एक्सपोज करनी है सनलाइट में. क्योंकि सनलाइट से मैंने बोला जो स्किन में कोलेस्ट्रॉल होती है दैट कन्वर्ट इनटू विटामिन डी जब हमको यूवी लाइट मिलता है सन से. ओके. सो विटामिन डी तो एक तो बोन हेल्थ और बाकी वो एंटी इंफ्लेमेटरी. ओके. विटामिन डी एंटी इंफ्लेमेटरी है तो जो वेसल्स वॉल में एंडोथेलियम में जो भी इंफ्लेमेशन हो रहा था उसको रोक सकता है और बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डाउन करेगा. और ओवरऑल कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ दोनों के लिए सनबाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. अगेन हार्मोन बैलेंस. तो सनबाथ हमको करवाना है पेशेंट से. एंड फास्टिंग. ओके. तो कोई भी कार्डिक पेशेंट्स हैं जिसको ब्लॉकेज है कि 50% 60% ब्लॉकेज है, या तो डॉक्टर ने बोला है स्टेंट लगवाने का लेकिन पेशेंट्स नहीं चाहते स्टेंट लगवाने के लिए, है ना, या तो बाईपास सर्जरी के लिए बोला है और वो नहीं चाहते हैं. तो या तो ओवरऑल भी हमको कुछ नहीं है फिर भी हम अपना कार्डियक हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो कोई भी लोग फास्टिंग कर सकते हैं. ओके. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग सबसे सेफ है but juice fasting is very good for heart health. Okay. तो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक रिसर्च पेपर है, वहां पर है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ने it results in increase in plasma concentration of adiponectin and decrease in leptin. By altering the level of these adipokines, it inhibits the adhesion of monocytes to vascular endothelial cells, neutrophils and macrophages and platelet aggregation. तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो प्रोसेस बताया था आप लोग को उसको रिवर्स करने के लिए या तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए फास्टिंग इज हेल्पफुल. ओके. सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में वी कैन डू इंटरमीडिएट फास्टिंग, है ना, कि हमारा ब्लड वेसल्स का और हार्ट का हेल्थ अच्छा हो. और पेशेंट को भी हमें प्रैक्टिस करवा सकते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन. ओके. एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस फास्टिंग तो और अच्छा है क्योंकि एक तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को बॉडी में डाउन करेगा, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होगा तो हीलिंग मैकेनिज्म में हेल्प करेगा. ओके. सो fruit and vegetable juices fasting में pomegranate juice fasting, pineapple juice fasting, bottle gourd juice fasting, okay, and coconut water fasting. These all आप लोग practice कर सकते हैं, try कर सकते हैं patients में. okay, क्योंकि these are really helpful in reversing the cardiovascular conditions or preventing also. Okay. And last, sleep hygiene.
ओके, द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट. सो कैसे स्लीप हाइजीन, क्योंकि एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप ना, बस स्लीप नहीं कि जैसे बेड में गए, सो गए, सुबह उठ गए, तो ऐसा नहीं है ना. क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपका स्लीप कितना साउंड था, आपका स्लीप कितना डीप था, वो मैटर करता है हार्ट हेल्थ के लिए. ओके, तो एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ डीप स्लीप चाहिए. ओके, तो स्लीप हाइजीन कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम इंड्यूस कर सकते हैं डीप स्लीप को. ओके, तो फर्स्ट में डिजिटल डिटॉक्स करना है टाइम टू टाइम. अननेसेसरी स्क्रीन में एक्सपोजर नहीं होना है. जब तक बहुत ही ज़रूरत नहीं होती तब तक के लिए मोबाइल्स और ये लैपटॉप्स एंड ये स्क्रीन से कम एक्सपोज होना है. क्यों? क्योंकि हम जितना लाइट में एक्सपोज होंगे हमारा ब्रेन कंफ्यूज होगा. क्योंकि अगर हमारा बॉडी सिंक्रोनाइज है नेचर के साथ में कि सुबह होते से ही अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो बॉडी में कॉर्टिसोल का रस होगा. कॉर्टिसोल हमको थ्रू आउट द डे एक्टिव रहेगा. ओके, जैसे रात होती है तो हमारे आईज में कोई लाइट नहीं जाता, क्योंकि इतना आर्टिफिशियल लाइट अगर नहीं है ना, नेचर में अगर हम नेचर के साथ में सिंक्रोनाइज करेंगे तो रात होते से ही कोई भी अंधेरा होगा तो फिर कोई भी लाइट नहीं जाएगा आईज में, तो वो बॉडी में ब्रेन में जाके हाइपोथैलेमस में जाके इंडिकेट करता है कि अब रात हो गई. तो फिर वो कॉर्टिसोल का लेवल क्या होता है, खुद डाउन होता है और बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है. ओके, तो अगर हम नेचर के सिंक्रोनी में है तो. लेकिन हम क्या करते हैं, हम रात तक भी स्क्रीन के साथ में अगर एक्सपोज है तो ब्रेन को कंफ्यूजन होगा कि अभी रात नहीं हुआ है. ओके, तो बॉडी में रात में भी कॉर्टिसोल ही रस हो रहा है, रात में भी मेलाटोनिन नहीं है. तो मेलाटोनिन अगर नहीं है तो फिर डीप स्लीप हम कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको फिर डीप स्लीप होगा. ओके, सो डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अननेसेसरी लाइट और नेसेसरी स्क्रीन में एक्सपोजर हमको कम करना है. ओके, क्वालिटी स्लीप, क्योंकि हमको पता नहीं चलता है आज ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमको हमारा बॉडी में आज का इन्फ्लामेशन, कल का इन्फ्लामेशन धीरे धीरे ऐड होके फिर हमारा ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे वो डैमेज करता जाएगा, है ना. तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट था, स्टार्ट अर्ली फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना. तो दिस शुड बी आवर अप्रोच. लाइट डिनर. ओके, तो लाइट डिनर शाम में 6 o'clock से पहले अगर लाइट डिनर सजेस्ट करेंगे पेशेंट को तो वो, क्योंकि सोने से पहले फिर हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट होगा तो इट हेल्प्स टू इंड्यूस डीप स्लीप. ओके, एंड रात के टाइम में किसी से झगड़ा नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स. ओके, फाइट नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करनी है. तो उससे क्या होगा कि क्योंकि एक बार आर्ग्यूमेंट किया तो अगेन कॉर्टिसोल रश बॉडी में. ओके, तो फिर वो हमको एक्टिव रखेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल हमारा वर्किंग हार्मोन है. तो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल रश ही होगा तो फिर डीप स्लीप नहीं होगा. ओके, वार्म शावर बिफोर स्लीप. वार्म शावर वैसे डायलेट कर देगा स्किन का, ब्लड वेसल्स का, तो उसके वजह से ब्रेन का जो कंजेशन है वो कम होगा, तो उसकी वजह से डीप स्लीप इंड्यूस होगा, है ना. नो कैफीन इन ब्लड. शाम को आफ्टरनून के बाद कॉफी एंड टी का इंटेक कम करना है, क्योंकि कैफीन अगेन ब्रेन को एक्टिव रखेगा. ओके, एंड प्रिफर साइलेंस एंड डार्क रूम. एंड सर्केडियन रिदम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, नेचर के साथ में उठने का और सोने का टाइम रेगुलेट करना, क्योंकि बॉडी का एक क्लॉक होता है ना, जो नेचर के साथ में मैच करती है. और कब कब खाना है ना, कब उठना है, कब सोना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड मेलाटोनिन मैंने एक्सप्लेन किया कि जितना रात मतलब शाम होने के बाद कॉर्टिसोल डाउन होने लगता है और मेलाटोनिन इंक्रीज होगा. मेलाटोनिन helps to induce deep sleep. ओके, तो मेलाटोनिन का रिलीज करवाना है और डीप स्लीप सोना है तो आपको ये सारी चीज को प्रैक्टिस करना है. ओके, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो स्लीप साइकिल्स होती है, तो उसमें जितना हम लेट सोते हैं, है ना, जितना हमारा जो सोने का टाइमिंग 12-1 होता जाता है, तो उस टाइम में रैपिड आई मूवमेंट का स्लीप का प्रोपोर्शन बढ़ती है और एनआरईएम स्लीप का क्वांटिटी कम होता है, क्योंकि फर्स्ट साइकिल जो होती है 90 मिनट्स का एक स्लीप साइकिल होता है, तो इनिशियल का फर्स्ट 2 साइकिल में एनआरईएम स्लीप, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट साउंड स्लीप, डीप स्लीप, स्टार्टिंग के 2 साइकिल्स में ज्यादा होती है, और सुबह के टाइम के स्लीप में आरईएम स्लीप का
क्वांटिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NREM स्लीप। ओके, तो जितना हम शिफ्ट करते जाएंगे अपना सोने का टाइमिंग, तो हमारा ये जो NREM स्लीप है उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम होगा और REM स्लीप का क्वांटिटी इंक्रीज होगा। ओके, तो REM मतलब होता है ड्रीमिंग स्लीप। तो इसलिए हमको लगता है कि हमने सुबह हमारा नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने बहुत सपना देखा है, आज स्लीप में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है। ये सब क्यों होता है? ये सब अगर हम टाइम पे बेड पे नहीं गए तो। ओके, तो sleep hygiene is very much important. Okay, so that's all. With healthy heart, the beat goes on. Thank you so much. And अगर आपको कुछ भी कोई क्वेरीज है तो इंस्टाग्राम में एक पेज है नेचर हील्स बोल के, आप उसमें पूछ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट्स है तो कैन आस्क मी। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am, for the detailed knowledge about cardiac health. We have a few questions in the chat box. Okay. मैम, बट हम सुनते हैं कि ऑयल तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो ऑयल कैसे रेकमेंड किया जा सकता है? ऐसा क्वेश्चन है चैट बॉक्स। एक बार फिर से क्वेश्चन। ऐसे पूछा है कि ऑयल तो हार्मफुल बोला गया है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो ऑयल आपने बताया कि ऑयल रेकमेंड किया जा सकता है, तो वो किस तरह से मैकेनिज्म होगा उसका, वो बताइए प्लीज। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो टाइप के फैट होती है ना, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। तो जो हीटेड ऑयल्स होती है, जो ट्रांस फैट होती है, हीट करने के बाद ऑयल को वो ट्रांस में कन्वर्ट होती है। ट्रांस मतलब इन्फ्लेमेटरी है ना, अभी के लिए ऑक्सीडाइज है ना, तो वो खराब होती है। जितना हमको ऑयल को हीट करेंगे वो ट्रांस में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, क्योंकि वो हम खाएंगे तो बॉडी में ऑल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होगा। जैसे कि समोसे में होता है ना, वो सब ट्रांस फैट है ना, चिप्स में होता है वो सब ट्रांस फैट है। ओके, तो दैट वो ऑयल अच्छा नहीं है ना, वो ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रांस फैट एंड ओमेगा 6 भी। ओमेगा 6 मतलब जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, जैसे कि सनफ्लावर, कॉटन सीड, कॉर्न ऑयल, ये जो फैट होती है ओमेगा 6 भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी होता है, और कार्डियक पेशेंट्स के लिए तो और मतलब अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी होता है। लेकिन ऐसे कुछ और ऑयल होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो हम हार्ट पेशेंट्स को दे सकते हैं, है ना। जैसे कि ऑलिव ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल में म्यूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल में सेम प्रॉपर्टीज होती है। डिफरेंस ये होता है कि मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सस्ता होता है और ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा होता है, बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। ओके, एंड बाकी फैट्स मतलब जो ऑयल फॉर्म में नहीं है, सीड्स में है, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, उसका जो ऑयल है वो ओमेगा 3 है और वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। तो इस फॉर्म में हम फैट को दे सकते हैं कार्डियक पेशेंट्स को, है ना। तो जैसे कि एलमंड्स, वॉलनट्स, फिश ओमेगा 3 होता है, तो दैट इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। ओके, एंड सारे सीड्स लाइक सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ओके, तो ये सब अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए। सो इट इज क्वालिटी ऑफ फैट, क्वालिटी ऑफ ऑयल मैटर्स, कि हम क्या दे रहे हैं, है ना। यूफा दे रहे हैं, ओमेगा 6 दे रहे हैं, ट्रांस दे रहे हैं, या तो हम ओमेगा 3 दे रहे हैं एंड म्यूफा दे रहे हैं। ओके, सो वन इज गुड एंड अनदर वन इज नॉट गुड। थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर वो अनम्यूट करके पूछ सकता है या चैट बॉक्स में भी डाल सकता है। विल वेट फॉर 2 मिनट ताकि किसी को डाउट हो तो वो बता सके। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज आपने बहुत डिटेल में सिखाया हमें सब कुछ, और काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी बता दिए जो बहुत इजीली निग्लेक्ट किए जाते हैं, जैसे सन बाथ है, स्लीप पैटर्न है,
सो थैंक यू मैम, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। And thank you to you too for giving me this platform. I am very blessed. Thank you so much. And thank you to all the students जो मेरे request पे आके class attend किया. Thank you so much to everyone. And thank you.